स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार तैयार वही चैप्टर के साथ जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। घबराइए नहीं, ये आज का इस चैप्टर का आखिरी सेशन हो सकता है, मैं बता रहा हूं, हो सकता है, पता नहीं है, मतलब वो डिपेंड करेगा तुम्हारी स्पीड मेरी स्पीड के ऊपर कि हम कितनी देर से कितनी अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ पाते हैं, सेशन को खत्म कर पाते हैं। ठीक है, सो इट्स डिपेंड्स ऑन चैप्टर, डिपेंड्स ऑन यू एंड मी। लेकिन याद रखना ये बात मेरे दोस्त की आज का सेशन कुछ खास है। सेशन इसलिए खास है क्योंकि आज के सेशन में आपको 2026 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2026 के जितने भी नहीं, लेकिन इन टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी इसी साल पूछे गए ताजे तर्रार क्वेश्चन, और मैं तुम्हें जान के ये भी खुशी होगी कि ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है पता है, कि वो पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवा देता है, कोई चीज छूट गई हो तो हमें याद दिला देता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता के चलता हूं, आपको पूछ के चलता हूं कि बता दोस्त, हाउ इज द जोश? हाँ बता, पंजाबी आ गए ओए? जी हाँ, और कुछ वैष्णवी, गुरदश, राधिका। 12th की बैटल आज नहीं है बेटा, 12th की बैटल कल है, आज 11th में बैटल है। हाँ जी, अब स्वाद चखा देते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्वाद चखा देते हैं। कल अपनी बैटल होगी 12th में, तो पता चल जाएगा केमिस्ट्री कहाँ है, बायोलॉजी कहाँ है और फिजिक्स मैथ्स कहाँ है। ठीक है, आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखो, अरे भाई साहब किसने बनाई ये स्लाइड? बहुत शानदार, एकदम रिदम सैनी ने बनाई हुई स्लाइड। ऐसे देखो, लुक देख रहे हो, ऐसे गजब का शानदार लुक बनाया। और ठीक है, बहुत बढ़िया, हॉलीवुड टाइप का लुक बनाया है। चलो बहुत बढ़िया। आज क्या पढ़ने वाले हैं वो दूर की बात है, मैं पढ़ाने नहीं, आज मैं कुछ कहानी बताने आया हूं। आज कुछ कहानी बताने आया हूं। कहानी ये कि गोलू हमेशा की तरह उटपटांग चीजें कुछ कर रहा था, उटपटांग चीजें कर रहा था, तो बीच में उसने एक तार को छू लिया। तार को जैसे ही छुआ ना, वो बोलने उठा, उई मां, हल्का सा झटका लगा उसको, हल्का सा झटका लगा। पास में उसका दोस्त मोलू खड़ा हुआ था, उसको चिंता हुई ना, जैसे होता है। बट वी सपोर्ट बायोकेमिस्ट्री। तृप्ति, तृप्ति तुम्हें पढ़ाने कौन वाला है? अभी तुम्हें पढ़ा कौन रहा है? तृप्ति, किसकी टीम में हो तुम? किसकी टीम में हो तुम? किसकी टीम में हो तुम? किसकी टीम में हो? हाँ, हाँ, पता है लड़कियां हैं ना, लड़कियों को सपोर्ट कर लेती है, और लड़के ना बोले बेईमान होते हैं, वो भी लड़कियों की तरफ चले जाते हैं। इधर बेटा, इधर। यार तुम अपने मास्टर जी की तरफ नहीं हो सकते हो यार, बड़ी बड़ी वो बात है यार, बड़ी बेईमानी वाली बात है। लड़कियां तो सपोर्ट कर लेती है लड़कियों को, फिर भी मुझे पता है कि इनमें से कोई कोई मेरी बहनें होंगी वो मेरा सपोर्ट करेगी, लेकिन लड़के ना शुरू से ही बेईमान निकलते हैं इन मामलों में, खास करके वो चले जाएंगे उस तरफ, चले जाएंगे उस तरफ। बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा भी वक्त आएगा, याद रखना, तुम अगर मुझे धोखा दोगे कोई तुम्हें धोखा देगा, श्राप लगेगा मेरा, पाप लगेगा, पाप बेटा याद रखना। अगर उस तरफ गए दोस्त, भाई के सपोर्ट पे तुम खड़े नहीं रहे, शादी के 1 हफ्ते में तुम्हारे सर पे से सारे बाल झड़ जाएंगे बेटा, श्राप दे दूंगा मैं तुम्हें अगर उस तरफ गए तो। इधर सपोर्ट आना चाहिए। खैर छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं बैटल तो कल है, आज क्यों लड़ाई कर रहा हूं मैं आज क्यों लड़ाई कर रहा हूं?
मैं बात कर रहा हूं गोलू भाई की, तो हल्का से एक झटका लगा तो मोलू पास में आया कि भाई कैसे झटका लगा, तो वही कि भाई झटका लगा है तो हल्का सा उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा है इस तार में, इस वायर में, तो कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लेके आया है और इस इंस्ट्रूमेंट को हमने गैल्वेनोमीटर का नाम दिया है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई छोटे अमाउंट का करंट मेजर करना है, क्या मेजर करना है, करंट, लेकिन कैसा, स्मॉल करंट मेजर करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। इसके लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी बातें हैं गैल्वेनोमीटर की, वो किस लिए की जा रही है, इसलिए की जा रही है ताकि हमें एक छोटा करंट नापने में हेल्प मिले। ओके, शुरुआत करते हैं। गैल्वेनोमीटर टॉपिक रहेगा आज की क्लास का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। याद रखना, इससे पहले ये चीज याद रखना कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, याद है कि आपको ये चीज कि अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई एक लूप रख दे रहा हूं, ठीक है, ये लूप जरूरी नहीं है दोस्त कि स्क्वायर शेप का ही हो, ऐसे राउंड शेप का भी हो सकता है, कैसे भी शेप का हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई लूप रखा हुआ है, क्या है, ऐसे कोई लूप रखा हुआ है, ऐसे कोई लूप रखा हुआ है, ऐसे कोई लूप रखा हुआ है, तो उनके ऊपर लगने वाला टॉर्क आप सबको पता होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ दे रखी है तो उनके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्त। बहुत शानदार बात बताने वाला हूं, इनके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। अभी तुम्हारे दिमाग के द्वार खुलने लगेंगे आज की क्लास में ना बेटा, ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाला हूं कि दिमाग के द्वार अभी खुलते जाएंगे। इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, NIAB, 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 NIAB। ये किसी एंगल पे भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ये किसी एंगल पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं। बताओ तुम्हें, ये गलत है। गलत क्यों पता है, आप टॉर्क लिख रहे हो ना, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, थीटा जीरो है इस वजह से नहीं, ये गलत इस वजह से है क्योंकि इनमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। याद रखना, जब तक इसमें से कोई करंट फ्लो ना करे ना, जब तक इसमें से कोई ये लूप में करंट फ्लो ना करे ना, तब तक कोई बात ही नहीं है, तब तक टॉर्क की कोई बात ही नहीं है। जब इसमें से लूप में से करंट फ्लो करेगा, जब इस लूप में से करंट फ्लो करेगा, तब ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और तब उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। याद रखना, करंट का होना जरूरी है। याद रखना, क्या लूप हो, लूप के अंदर करंट हो, लूप के अंदर करंट हो, तब जाके ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और तब जाके हम इसकी मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं, तब जाके इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। तो जरूरी क्या है, जरूरी है कि लूप में करंट फ्लो करना जरूरी है, तब जाके हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। याद रहेगा, याद रहेगा। MB साइन थीटा, M की वैल्यू में लिख दूं NIA, तो NIAB साइन थीटा हो जाएगा, NIA साइन थीटा हो जाएगा। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, MB साइन थीटा। लेकिन दिमाग में बात ये रखना कि करंट का होना आवश्यक है, वरना पूरा का पूरा टॉर्क है बेटा वो जीरो हो जाएगा। करंट का होना जरूरी है, बस इसी से जुड़ा हुआ है सारा का सारा सवाल। क्यों पता है, क्योंकि कभी हम करंट फ्लो करवाएंगे तो काम की बात रहेगी, करंट फ्लो करवाएंगे तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो टॉर्क लगेगा, ठीक है। अगर उस वायर में करंट नहीं है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा तो ये स्विच ऐसे आगे पीछे जाएगी ही नहीं और टॉर्क लगेगा ही नहीं। याद रखना, करंट कैरिंग लूप के ऊपर टॉर्क लगता है अगर उसको मैग्नेटिक तब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो। अब यहां से टॉपिक की शुरुआत होती है, यहां से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जन्म होता है। सुनना, पहले इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं। इसके कोर में है ना, हमने ये जो चीज पढ़ाई है ना, ये आएगी, ये भी आएगी। देखना,
क्या है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर? क्या है? तो एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कोई लड़के होते हैं ना, या कोई लड़कियां होती है, आपके दोस्त होंगे जो बहुत सेंसिटिव, एक बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं, वैसे सेंसिटिव कहा जाता है उनको कि भाई नाजुक है, सेंसिटिव है। वैसे एक गैल्वेनोमीटर बेटा नाजुक है, ऐसा सेंसिटिव है, इसलिए इसको छोटे करंट, बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट मतलब छोटे करंट को नापना, डिटेक्ट करना, उसके लिए यूज किया जाता है। किसको? गैल्वेनोमीटर को। दिखने में कुछ ऐसा होगा हल्कू सा, आप सबने लैब में देखा होगा। क्या देखा है ऐसा? क्या देखा है ऐसा? फिजिक्स की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, मतलब कहीं ना कहीं आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। देखा है कि नहीं देखा? यस और नो बताना मुझे। अब एक्चुअल में इस गैल्वेनोमीटर के अंदर की मैकेनिज्म कुछ ऐसी रहती है। क्या होगा? एक बड़े बड़े से दो मैग्नेट होंगे, याद रखना, पहली पॉइंट है, बड़े बड़े से दो मैग्नेट होंगे, बड़े बड़े से दो मैग्नेट होंगे, और वो ऐसे ना सर्कुलर फ्रेम में काटे गए होंगे, ऐसे सर्कुलर फ्रेम में काटे गए होंगे। इस वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेगी ना, जैसे सर नॉर्थ में से निकलती है ना, ऐसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ऐसे घूम फिर के आएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ऐसे रेडियल ही होगी। क्या होगी? ऐसे रेडियल होगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सर्कुलर शेप में काटा गया है, इस वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो सबसे पहली बात है कि पहला इंस्ट्रूमेंट, पहला क्या होगा? परमानेंट मैग्नेट होंगे। क्या होंगे? यहां पर एक ऐसे मैग्नेट होंगे। इस मैग्नेट का शेप कैसा होगा? थोड़ा सर्कुलर टाइप का होगा, थोड़ा रेडियल टाइप का होगा, सिलिंड्रिकल टाइप का होगा। सिलिंड्रिकल मैग्नेट टाइप के होंगे। क्या होगा? सिलिंड्रिकल टाइप के मैग्नेट होंगे। इसका कर्म क्या है? इसका धर्म क्या है बेटा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाना। रेडियल बनाएंगे, इस वजह से क्या होगा? हर जगह पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। इस वजह से इसको सर्कुलर रखा जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है अंदर? आप बताओ, खुद बताना, खुद बताना, खुद बताना। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो हल्का हल्का से समझते जाते हैं, लिखते जा रहे हैं। कैसे लिखना है वो लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन अभी समझो डायग्राम से। तो बड़े बड़े मैग्नेट, मैग्नेट की वजह से आ गई मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमारा धर्म क्या था? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाना, उसके अंदर लूप रखना, उसके अंदर लूप रखना, बाकी सारी चीजें होती जाएगी। तो लूप रखने के लिए हमने ये स्क्वायर शेप का वायर ले लिया, फ्रेम ले लिया। आपको दिख रहा है ये स्क्वायर शेप की ये वायर, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसे ऐसे स्क्वायर शेप की ये वायर दिख रहा है, ऐसे ये दिख रहा है, ऐसे ये दिख रहा है, ऐसे ये वायर हो गया, स्क्वायर शेप का ये वायर हो गया। इसको ऊपर से देखते हैं ना तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसी चीज को, पूरी की पूरी चीज को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, डिंग 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 डिंग, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है सर, बढ़िया। इसके अंदर रखा हुआ है एक मटेरियल टाइप का कुछ रखा हुआ है, सिलिंड्रिकल टाइप का। देखो एक सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है? कोर में। इसके अंदर ये जो लूप है ना बेटा, ये करंट कैरिंग जो लूप है ना बेटा, लूप क्या है? ये लूप है। लूप के अंदर क्या रखा हुआ है? लूप के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड हमें अच्छी खासी मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तनिषी बंजारी बेटा, अब रुक जाओ बेटा, एम बी साइन थीटा मैंने देख लिया है, अब यहां पर ध्यान देना। तनिषी रुक जाओ, तनिषी बेटा अब रुक जाओ, बस हो गया। हाँ जी, ओके, बढ़िया। इतनी बात समझ में आई। अभी के लिए इतना समझो। अब होगा क्या पता है कि जैसे ही करंट फ्लो किया, जैसे ही करंट यहां से फ्लो किया, जैसे ही इनमें से करंट, इस लूप में से करंट फ्लो किया बेटा, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क की वजह से ये लूप कुछ ऐसे मूव करेगा, ये लूप कुछ ऐसे मूव करेगा, और लूप जैसे ही मूव करेगा ना, यहां पर रीडिंग हम ले लेंगे। जैसे कि यहां पर 0 ले लिया, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, ऐसे ऐसे रीडिंग ले लिया। मान लीजिए यहां पर 0 से शुरुआत हो रही है, ये 0, ये 0, फिर यहां पर 1 2 3 4 और ये बड़ा, 1 2 3 4 ये बड़ा, ऐसे 1 2 3 4 और ये बड़ा, 1 2 3 4 और ये बड़ा, ऐसे रीडिंग ले लिए, 1 2 3 4 और ये बड़ा। तो ये है ना हल्का सा डेविएट होगा, हल्का सा एंगल डेविएट होगा। इसमें जैसे ही करंट फ्लो किया, तो
लूप के ऊपर एक टॉर्क लगा, जिस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना था, NIAB sin थीटा। और सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से हर जगह पे एंगल कितना बनेगा, हर जगह पे ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इनके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है, इस लूप के ऊपर एक टॉर्क लग रहा है, किसके ऊपर, वायर के ऊपर, लूप के ऊपर एक टॉर्क लग रहा है, जिस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, NIAB साइन 90 डिग्री। क्यों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखी है ना हमने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड याद रखना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है कि एक लूप ऐसा रखा हुआ है ना, लूप ऐसा रखा हुआ है ना, तो इससे और ये मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हमेशा 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 90 डिग्री बने। सर लूप और मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो पैरेलल लग रही है, पैरेलल लग रही है बेटा, लेकिन अगर इसका एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे बाहर निकलता हुआ आएगा, ऐसे बाहर निकलता हुआ आएगा इसका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा, इसलिए रेडियल रखी गई है, इसलिए ये रेडियल रखी गई है, इसलिए बेटा ये रेडियल रखी गई है। ओके, तो साइन 90, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, NIAB। इस टॉर्क की वजह से, इस टॉर्क की वजह से ये जो सुई है ना बेटा, हमने टच कर दी, हमने अटैच कर दी, किसके साथ, ये लूप के साथ। तो लूप जैसे ही घुमा, ये सुई भी हल्की सी घूमी, और सुई हल्की सी घूमी तो हमें पता चल गया ऊपर स्केल लगा के कि ये इतना घूमा, ये इतना घुमा, ये इतना घुमा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा सुई घूमेगी। हाँ हाँ ठीक है, तो अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात वापस कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। क्या क्या है इसके अंदर, सर बार मैग्नेट है बड़े बड़े, लेकिन उससे पहले याद रखना बड़े बड़े क्या है, बार मैग्नेट नहीं है लेकिन बड़े बड़े मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये रेडियली मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। मैग्नेट है वो क्या काम करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पर, परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पर, सिलिंड्रिकल टाइप के परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पर, जो डायग्राम में दिखाई दिया था। उसके अलावा क्या है सर, रेक्टेंगुलर कोइल रखी गई थी, हालांकि मैंने लूप लिख दिया उसको, ये कोइल लिखनी चाहिए मुझे, यहाँ पर कोइल लिख दी। ठीक है, ये कोइल, कोइल रखिए। लूप का मतलब एक ही राउंड हुआ ना, कोइल मतलब कि ऐसे बहुत सारे टर्न्स हो जाएंगे, इसके n टर्न्स हो जाएंगे। ओके सर, रेक्टेंगुलर कोइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। ओके बढ़िया है सर, बढ़िया है। अब इसके अंदर इस रेक्टेंगुलर कोइल के अंदर क्या रखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर रखिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। क्या किया जा सके, मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इस वजह से हमने सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, क्योंकि वहां से फ्लक्स लिंकेज अच्छा होता है। ये हम आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, वहां पर ये चीज समझ में आएगी तुम्हें कि हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल में चीज बताई जाती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो फील्ड अच्छी खासी फ्लो करेगी, फील्ड अच्छी खासी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो हमें एंगल अच्छे से, मतलब तब हमें टॉर्क अच्छा प्राप्त होगा। ओके बढ़िया। अब देखो तुम्हें इतनी बात शायद समझ में आ चुकी होगी कि ये कोइल क्या है, ये कोइल, सुनना मेरी बात, सुनना, बात की गहराई तक पहुंचना। जैसी कुछ कोइल है, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी सजाई है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये कुछ घूमेगा, ये कुछ घूमेगा, ठीक है, ऐसे कुछ घूमेगा। और हमने साथ में रखी हुई क्या है, एक स्केल रखी हुई है, जिस स्केल की वजह से वो हमें रीडिंग देगा। ये स्केल है ना, ऐसे मूव करेगी, तो हमें पॉइंटर है वो ऐसे मूव करेगा ताकि हमें एक रीडिंग मिलेगी, ताकि हमें एक रीडिंग मिलेगी। बढ़िया यार। अब एक बार सोचो, टॉर्क तो लगा, जब तक इसमें से कुछ करंट बहा तब तक, जब तक इसमें से कुछ करंट बहा तब तक बेटा टॉर्क लगा। तो ये 0 पे थी, 0 से मान लीजिए ये ऐसे 0 पे थी, 0 से मान लीजिए ये कुछ यहां पर 3 पे आ गई, 2 मिली एम्पियर पे आ गई, 2 मिली एम्पियर पे आ गई, ये कुछ इतना रोटेट कर दी, 5 जितना एंगल रोटेट कर दी। अब जब हमने एक्सटर्नल सर्किट हटा दी तो ये सुई वापस आ जानी चाहिए थी ना, लेकिन सुई वापस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि सर एक बार टॉर्क लग गया, ऐसी थी कोइल, कोइल के ऊपर टॉर्क लगा, क्यों लगा, करंट फ्लो किया। करंट कैसे फ्लो किया, हमने एक एक्सटर्नल वायर के साथ इसको ज्वाइंट किया तो करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया, सुनना, तो टॉर्क लगा, टॉर्क की वजह से कुछ एंगल घूम गई, कुछ एंगल घूमी, तो ये भी स्केल भी, पॉइंटर भी कुछ एंगल घूमा। अब जैसे ही करंट हट गया बेटा, तब भी ये ऐसी की ऐसी ही रह रही है, टेढ़ी की टेढ़ी ही रह रही है, टेढ़ी की टेढ़ी ही रह रही है, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया पता है, एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, एक टॉर्जनल वायर कनेक्ट कर दिया, एक सस्पेंशन क्रिएट कर दिया, एक ऐसा स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, एक टॉर्जनल वायर कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से होगा क्या,
जिससे होगा क्या, ये टॉर्जनल वायर से होगा क्या बताता हूं। देखो आप इसको घुमाओगे ना, जैसे कोई वायर है बेटा, कभी भी किसी वायर को ऐसे घुमा के कोशिश करना, आप इसे घुमाओगे वो थोड़ी देर के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग को भी ऐसे तुम घुमाओगे तो थोड़ी देर में अपने शेप में वापस आने की कोशिश करेगा। तो थर्ड एलिमेंट लिखना है इसमें क्या है, टॉर्जनल वायर। खास कंपोनेंट में लिखना क्या है बेटा, है टॉर्जनल वायर, टॉर्जनल वायर या फिर स्प्रिंग लिखना। इससे क्या होगा पता है, इससे जो ओरिएंटेशन आ गया है ना वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर एक वायर दिखाता हूं तुम्हें, इस पे तो माइक लगा हुआ है, कोई एक चीज मिल जाए यहां पर, कोई चार्जर वार्जर पड़ा हो तो नहीं बेटा, अभी सारी तार है जुड़ी हुई है, सारी तार जुड़ी हुई है, कोई एक भी निकालूंगा तो पीसी बंद हो जाएगा, ये आवाज चली जाएगी। लेकिन तुम इतनी सिंपल सी बात समझ पा रहे हो कि वायर क्यों लगाया, टॉर्जनल वायर या स्प्रिंग क्यों लगाई है, ताकि उसको घुमाए। ये जैसे घूम रही है ना स्केल, पॉइंटर घूम रहा है ना, वैसे वो अगर घूमे तो जब करंट ना हो तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। पक्का इतनी बात समझ पा रहे हो तुम, इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो। ऐसे घुमाया तो अपने ओरिजिनल शेप में थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएगी जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो, ठीक है। देखो मुझे समझना थोड़ी देर के लिए। मेरे ऊपर है स्प्रिंग लगी हुई, मेरे ऊपर है स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग इसी ओरिएंटेशन में रहना चाहती, मेरे अंदर करंट फ्लो किया, मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया हूं, मैं हूं लूप, मैं हूं कोइल, मेरे अंदर करंट जैसे ही फ्लो किया, मैंने एक्सटर्नल सर्किट से जो नाता जोड़ा, करंट फ्लो किया, मैं मैग्नेटिक फील्ड में हूं, मेरे ऊपर टॉर्क लगा, टॉर्क जैसे ही लगा बेटा मैं ऐसे घूमना शुरू कर दिया, मैं ऐसे टॉर्क की वजह से घूमना शुरू हुआ। कोइल के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, NIAB sin थीटा, sin 90 हुआ, क्यों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट की वजह से, बढ़िया। तो मैं ऐसे घूमना शुरू किया, जैसे ही मेरी एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैंने घूमना शुरू किया ना, ठीक है। अब ये मेरे ऊपर लगी हुई स्प्रिंग या टॉर्जनल वायर है, उनमें एक ऐसे वड़ आने लगा, जैसे उनके ऊपर भी एक टॉर्क जनरेट होने लगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। ऐसे आप मोड़ोगे इसको तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंटर ऐसे भाग रहा है, जबकि टॉर्जनल वायर के ऊपर लगने वाला टॉर्क, ये कोइल के ऊपर टॉर्क लग रहा है, और टॉर्जनल वायर के ऊपर, किसके ऊपर, ये वायर के ऊपर, ये स्प्रिंग के ऊपर, ये स्प्रिंग के ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। कैसा, रीस्टोरिंग, कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं K5 करके। कितना एंगल घुमा, 5 एंगल घुमा, और ये K एक कांस्टेंट लिख दिया, टॉर्जनल कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए, तो 5 एंगल घूमना, 5 एंगल घुमा। किसी एक समय पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो रीडिंग हमारे लिए फाइनल रीडिंग हो जाएगी। अब जैसे ही तुम करंट हटा लोगे, जैसे ही तुम एक्सटर्नल सर्किट हटा लोगे, ये वापस अपने ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने स्प्रिंग लगाई हुई थी, इस वजह से हमने टॉर्जनल वायर से कनेक्ट किया हुआ था, इस वजह से। पक्का। अब इसी चीज को मैं शब्दों में लिख के लाया हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, कि व्हेन अ करंट कैरिंग कोइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क, ये चीज हमें पता है, हाँ जी ये चीज हमें पता है। और क्या है, अ करंट फ्लोज थ्रू अ कोइल, इस कोइल में से करंट जैसे ही फ्लो किया, इस कोइल में से जैसे ही करंट बेटा फ्लो किया, ये करंट फ्लो किया, इस कोइल के ऊपर एक टॉर्क लग रहा है, कितना, NIAB। ओके सर, ओके सर। और ये कुछ घूम रहा है, कितना घूम रहा है, मान लीजिए ये कुछ 5 एंगल जितना घूम रहा है, 5 एंगल जितना घूम रहा है, एक पॉइंटर था वो घूम रहा था। ओके, अब इसके साथ ही ज्वाइंट की गई थी क्या, एक ऐसी स्प्रिंग, एक ऐसी स्प्रिंग या ऐसा वायर, ये वायर, ठीक है, ये वायर, ये भी कुछ घूमने लगा, ये भी कुछ घूमने लगा, 5 जितना घूमा। तो इस वायर के ऊपर, इस स्प्रिंग के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स, दैट टॉर्क इज इक्वल टू K5, ठीक है। अब यही टॉर्क है वो बेटा वापस आने में मदद करेगा। दिस टॉर्क कोज द कोइल रोटेट, पहले वाले टॉर्क ने क्या किया, कोइल को रोटेट किया, कोइल को रोटेट किया, जो मैग्नेटिक टॉर्क था उसने रोटेट किया। लेकिन उसको अपोज करने के लिए कौन है यहां पर, एक स्प्रिंग है जो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, रीस्टोरिंग टॉर्क लगा रही है। किसी एक समय पे दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और उस इक्विलिब्रियम की मैं अभी बात कर रहा हूं, उस इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं कि टॉर्क ड्यू टू torque on a coil due to magnetic field or torque on a spring due to
मतलब ये कौन सा वाला टॉर्क है? रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क है। कोयल के लिए NIAB, NIAB, और स्प्रिंग के लिए बेटा K5। काटापीटी कर लीजिए, या फिर हालांकि यहां पर हमें वैल्यू तो मिल जा रही है, तुम सीधा सीधा एक रेशियो देखो ना, तो एक प्रिंसिपल होता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू 5, 5 इज प्रोपोर्शनल टू I। इसको बोलते हैं, जो 5 एंगल है ना, डिफ्लेक्शन, 5 को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। ये इसका प्रिंसिपल भी होता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, तो 5 प्रोपोर्शनल टू I, कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा एंगल डेविएशन, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डेविएशन। ये इस चीज को प्रोपोर्शनली मतलब प्रूव भी हो रहा है, ये चीज प्रोपोर्शनलिटी में प्रूव भी हो रही है। देखो तो ध्यान से, तुम्हें इतनी चीज समझ में आई है क्या? 3 स्लाइड तुम्हें समझ में आई है क्या? ये 3 स्लाइड तुम्हें समझ में आई है? यस और नो करके बताओ बेटा। शुरुआत में थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना हल्का फुल्का डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना भी नहीं कि समझ में ना आए। बेटा तुम क्लास में हो तो आंसर दो, शंट वगैरह सब चीजें आएगी बेटा, अभी पढ़ो पहले। हाँ जी, यशमीत, अदिति, खुशबू, शौर्या, सुमन, गोस्वामी, धैर्या, सनफ्लावर, ऋषिता, चिन्मय, ठीक, 80%, ठीक, 80% समझ में है तो काफ़ी है। ये बहुत थियरी वाला पार्ट है, इसको और एक बार देखोगे या नोट्स डाउनलोड करके एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि थियरी में लिखना क्या है, थियरी में लिखना क्या है। अब एक बात बताना, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो जाता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये चीज़ है ना, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर है, इसको याद मत रखना, लेकिन ऐसे कि थोड़ा हाईलाइट करके रखना। अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं K को डिनोमिनेटर में लेके आऊं और I को इस तरफ लेके जाऊं, तो क्या इस फॉर्मूले से मैं ऐसा बना सकता हूं? ध्यान से देखना कि I को हटा देता हूं, NAB डिवाइड बाई K, यहां पर 5 डिवाइड बाई I, 5 डिवाइड बाई, क्या ये सही है? तुम्हारे नजरिए से सही है? तुम्हारे नजरिए से सही है? फिर इसी फॉर्मूले में NAB डिवाइड बाई K और 5, I की वैल्यू किसी को याद हो तो हम बचपन में ऐसा लिखा करते थे, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R, ओके। और R को इस तरफ डिनोमिनेटर में वापस लेके आता हूं, तो ये NAB डिवाइड बाई K इंटू R, ये 5 बाई V। इस वाले पार्ट को है ना दोस्त करंट सेंसिटिविटी बोला जाता है, इस वाले पार्ट को है ना करंट सेंसिटिविटी बोला जाता है, अभी आएगा आगे लिखा हुआ। और इस वाले पार्ट को वोल्टेज सेंसिटिविटी बोला जाता है। अब क्या होता है ये कितना अच्छे से वोल्टेज को नाप सकता है, या वोल्टेज के लिए कितना सेंसिटिव है उसको वोल्टेज सेंसिटिव, करंट के लिए कितना सेंसिटिव है उसको बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। ये इसके फॉर्मूला आए हैं, ये सिर्फ इसके फॉर्मूले आए हैं। NIAB डिवाइड बाई K, K क्या है? कांस्टेंट है, इसको करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। NIAB K डिवाइड बाई में K इंटू R, R क्या है? रेजिस्टेंस है, R क्या है? रेजिस्टेंस है। 5 बाई V को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ध्यान से देख लीजिए। यशमीत बेटा मुझे कभी सामने तुम मिल जाओगे ना बेटा, बहुत पीटूंगा, बहुत पीटूंगा यशमीत। बंद हो जाए यार यशमीत। हाँ, खत्म। डिफिकल्ट पार्ट इतना ही था, इसके बाद सारी चीजें आसान है। ये 4-5 स्लाइड थी ना शुरुआत की, वो डिफिकल्ट थी, सही बता रहा हूं। इसके बाद सारी चीजें आसान है, इसके बाद सारी चीजें आसान है।
देखो बता देता हूं क्या किया, NiAb इज इक्वल टू K5 था, तो I को डिनोमिनेटर में लेके आया, K उस तरफ गया, तो फॉर्मूला बना NAB डिवाइड बाई K, जिसको इज इक्वल टू 5/I। 5/I को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, 5 डिफ्लेक्शन पर करंट, इसको बोलते हैं हम करंट सेंसिटिविटी। I इज इक्वल टू लिखा हमने इसी फॉर्मूले के हिसाब से V/R, तो V/R यहां पर आया, V/R, R ऊपर गया था, इस तरफ डिनोमिनेटर में आया, तो ये बन जाएगा 5/V यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है 5/I वो करंट सेंसिटिविटी, 5/V वोल्टेज सेंसिटिविटी। याद रखना कोई पूछे कि करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी एक ऑप्शन है। एरिया ऑफ कोयल बढ़ा दीजिए, ये भी एक ऑप्शन है। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये बी की वैल्यू बढ़ा दीजिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब इसमें से अगर कोई बेस्ट ऑप्शन बताए ना, तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि या तो आप एरिया बढ़ा दीजिए, ये बेस्ट ऑप्शन, ये दोनों बेस्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ टन्स को बढ़ाना ना बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये दोनों बेस्ट ऑप्शन में आते हैं, ये दोनों बेस्ट ऑप्शंस में आते हैं कि अगर करंट सेंसिटिविटी किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी गैल्वेनोमीटर की बढ़ानी है, तो आप या तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लीजिए, ठीक है, या फिर उसी कोयल का एरिया बढ़ा लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना इतना फायदेमंद नहीं रहता है, क्यों पता है? क्योंकि जब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस आ जाता है। तो आप अगर n बढ़ाओगे, यहां पर आप अगर n बढ़ाओगे, तो डिनोमिनेटर में बेटा रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में बेटा रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना इतना फायदेमंद नहीं रहता है। यह फायदेमंद रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा लिया, लूप के एरिया को, कोयल के एरिया को बढ़ा लिया, ये ज्यादा फायदेमंद रहता है। ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई भी शंका हो तो, ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई भी शंका हो तो। एवरीथिंग इज फाइन। रोहित कुशवाहा, आरती, बढ़िया। हाँ, घर में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, क्या बात है, घर में भी लगाते हो तुम गैल्वेनोमीटर, ठीक है साक्षी। देखो याद रखना क्या कि शुरुआत के 4 पन्ने थे वो इसके थ्योरी वाले पन्ने थे, थ्योरी वाले पन्ने थे तो उसको लिखना आना चाहिए, थोड़ा सा समझना आना चाहिए। बाकी अब अपना फिजिक्स वाला पार्ट शुरू हो जा रहा है, अभी अप्लाई करने वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। अप्लाई करने में क्या है, बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, NAB डिवाइड बाई K हो तो क्या है, करंट सेंसिटिविटी, NAB डिवाइड बाई K इंटू R हो तो क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक हमारी NCERT में दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है, 2 कोयल दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। ओके, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मेटल्स। मतलब सीधी बात है, कोइल 1 की बात हो रही है, कोइल 2 की बात हो रही है, हमें दोनों के लिए क्या निकालनी है, रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटी का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। तो सीधी सिंपल सी बात है, पहले करंट सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। देखना, एक मैं करवाता हूं, एक आप खुद से घर पे करना। करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं, करंट सेंसिटिविटी क्या लिखेंगे सर, 5/I। 5/I की वैल्यू कितनी होती थी, NAB डिवाइड बाई K। तो मेरे ख्याल से सबका ऐसा ही रेशियो होगा। इसका अगर रेशियो लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, N1 A1 B1 डिवाइड बाई N2 A2 B2। बस ये रेशियो लेना है, मतलब पहले वाले पार्ट में तो यही करना है, हो जाएगा, हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए इक्वल है, तो कोई घबराने की बात ही नहीं है, तो कोई घबराने की बात ही नहीं है, बढ़िया। वोल्टेज सेंसिटिविटी का डिवाइड बाय R वाला चलेगा, एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा, डिवाइड बाय R का एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा। पक्का समझ आएगा तुम्हें, समझ आएगा तुम्हें। इसको मैं करवा नहीं रहा हूं, इसका आंसर बता दे रहा हूं। एक में 1.4 आएगा और एक में 1 आएगा, याद रखना, एक में 1.4 और एक में 1 आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। अब तुम्हें अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट था बेटा। अब तुम्हें अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। गैल्वेनोमीटर का एक फायदा भी था और एक नुकसान भी था।
फायदा ये कि करंट को डिटेक्ट किया जा सकता है, करंट को नापा जा सकता है। लेकिन नुकसान है मेरे दोस्त, यहां पर नुकसान क्या है कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है, तुम्हारे दोस्त की तरह बात बात में जल जाता है, बात बात में रूठ जाता है। वैसे ही गैल्वेनोमीटर बात बात में रूठ जाता है, बात बात में जल जाता है। ठीक है, ठीक है। क्या है कि गैल्वेनोमीटर है ना बेटा, वो ज्यादा बड़ा करंट है वो बेटा नाप नहीं पाता है। तो ज्यादा बड़ा करंट मेजर करने के लिए हमें ए मीटर चाहिए, तो हमें गैल्वेनोमीटर से ए मीटर बनाना है। याद रखना आइडियल ए मीटर क्या होता है, हल्की फुल्की सी बात बता देता हूं यहां कोने में। आइडियल ए मीटर क्या होता है यहां पर याद रखना, आइडियल ए मीटर किस किस को पता है? ए मीटर किसके लिए यूज किया जाता है? ए मीटर किस काम के लिए यूज किया जाता है? किस किस को पता है ये चीज? ए मीटर किस काम के लिए यूज किया जाता है? किसको ये चीज पता 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 है? सर अगर कोई एक्सटर्नल सर्किट दे रखी हो, उसके अंदर अगर करंट मेजर करना हो, करंट मेजर करना हो तो हम ए मीटर को यूज करते हैं, तब हम ए मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो नापना हो तो हम करंट यूज करते हैं, तो हम ए मीटर का यूज करते हैं। आइडियली कोई पूछे ए मीटर का रेजिस्टेंस कितना, तो आइडियली ए मीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। बहुत बढ़िया, मेजरिंग करंट, बहुत बढ़िया। ये आइडियल कहानी थी, किसकी? ए मीटर की आइडियल कहानी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर कैसे बनाए। भाई हमारा काम है गैल्वेनोमीटर, एक चीज में से दूसरी चीज बनाना हमारा काम है। देखो, तो जो हमने चीज वहां पर ड्रॉ की ना, उसी हिसाब से मैं ड्रॉ कर दूं कि एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए रेजिस्टेंस में से आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं सीधा यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो बेटा धूम धड़ाका हो जाएगा। क्यों धूम धड़ाका हो जाएगा? मैंने अभी बताया था गैल्वेनोमीटर कैन नॉट मेजर बिग करंट। गैल्वेनोमीटर में से अगर बड़े अमाउंट का करंट फ्लो करेगा बेटा फट जाएगा, टूट जाएगा, रूठ जाएगा, जल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। और क्या करेंगे? शकुनी मामा वाला दिमाग लगाएंगे कि हमने सर यहां पर एक बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया, इसके साथ पैरेलली बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस ज्वाइन कर लिया, बहुत छोटा। इसका नाम दे दिया शंट है बेटा, ये शंट। हाँ ठीक है, याद रखना बेटा कैसे? स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, अब फायदा क्या हुआ पता है? इस बड़े करंट में से, क्योंकि अगर डायरेक्ट लगा देता तो गैल्वेनोमीटर फट जाता, बड़े करंट डायरेक्ट चला जाता गैल्वेनोमीटर तो फट जाता है, इसलिए बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का ज्वाइन किया। छोटे मैग्नीट्यूड का ज्वाइन जैसे ही किया दोस्त, तो लार्जर अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो कर गया और बहुत छोटा करंट यहां से पास हुआ, IG, वेरी स्मॉल। अगर बहुत, भाई क्यों यहां से छोटा करंट ही फ्लो किया, यहां पर लार्जर क्यों फ्लो किया? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इसकी कंपैरिजन में ज्यादा है। करंट चाहता है जहां पर रेजिस्टेंस कम, मैं वहां से ज्यादा फ्लो करूंगा। तो यहां पर शंट की वैल्यू बहुत कम है ना, देखो बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, तो लार्जर करंट यहां से पास हुआ बेटा, लार्जर करंट यहां से पास हुआ। लार्जर करंट को हम ऐसा लिखेंगे, I, पूरा I था, I में से IG निकल गया तो ये IG, ठीक है, I माइनस IG। यही I माइनस IG वापस ऊपर भी चढ़ेगा और यहां पर आ जाएगा, ये IG यहां से वापस आ जाएगा और ये कुछ ऐसे निकल जाएंगे वापस बाहर। ठीक है, ये पूरा का पूरा ध्यान से देखो ना तो ये हमारे लिए एक ए मीटर बना है। ये पूरा का पूरा ध्यान से देखो ना तो हमारे लिए एक ए मीटर बना है। ये पूरा का पूरा कोई ध्यान से देखे ना तो हमारे लिए ए मीटर बना है। कोई पूछ ले इसमें ए मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो ए मीटर का रेजिस्टेंस हमारे लिए, दोनों पैरेलल में है ना दोस्त, दोनों पैरेलल में है,
तो अगर पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा गैल्वेनोमीटर इंटू शंट डिवाइड बाय गैल्वेनोमीटर प्लस शंट। ठीक है, ये टेंस टू जीरो होगा, छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा बहुत कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं, आइडियल केस पे जीरो होता है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, वो बस एक फॉर्मूले से सोल्व करना सिखा दूंगा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है बेटा, तुम्हें जान के खुशी होगी कि ये मैंने है ना कॉलेज में पढ़ाया और टॉपिक है, मेरी कॉलेज में पढ़ाया और टॉपिक है, और इस टॉपिक के लिए मुझे एक अवार्ड भी मिला था। अरे कॉलेज में भाई साहब ने पढ़ाया था, फर्स्ट डे जो टीचर्स डे नहीं होता है, उस टीचर्स डे में ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ था कॉलेज में। लेकिन सिंपल सोबर सी बात है क्या दोस्त, सिंपल सोबर सी बात है क्या, एक फॉर्मूला बताऊंगा, इसके सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। वो फॉर्मूला ये है, ए मीटर नहीं सर, अम्मीटर बोलते हैं, ठीक है, बोलने का तरीका है, माफ कर देना, मैं तो ए मीटर ही बोलूंगा। सीधी बात बताना कि क्या दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, यस और नो बताना। गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में दिखा रहे हैं, बताओ, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल, हाँ सर, इसीलिए तो अपना रेजिस्टेंस पैरेलल वाले फॉर्मूले से लिखा है। हाँ, थोड़ी सी करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, इसको शंट बोलते हैं, शंट, ठीक है, लिखने का तरीका है बस शंट, इसको नाम दे दिया, एक स्पेशल नाम दे दिया शंट। हाँ जी, पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में है तो कैन आई राइट, थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके लिख सकता हूं कि इन दोनों पोटेंशियल के, क्योंकि अगर पैरेलल में है तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल शंट के अक्रॉस होगा, बस खत्म, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, जी एंड एस दोनों पैरेलल में, खत्म बात बेटा। जी के लिए लिखेंगे आई जी इंटू जी, और शंट के लिए लिखेंगे आई माइनस आई जी इंटू एस, खत्म बेटा बस। इसके अलावा तुम्हें एक फॉर्मूला याद नहीं रखना इस स्लाइड में, इसके अलावा एक फॉर्मूला याद नहीं रखना इस स्लाइड में, खत्म बेटा, खत्म। देख लीजिए ध्यान से, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन फिर भी कुछ भी ऐसा पॉइंट हो, कुछ भी ऐसी चीज हो तो मुझे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूं 30 सेकंड के लिए। शंट क्या है, शंट गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइंट किया गया एक पैरेलल रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइंट किया गया एक पैरेलल रेजिस्टेंस है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है शर्मा जी। शंट बॉक्स भी बोलते हैं, हाँ जी, कैपिटल आई पूरा करंट है। शुरुआत में गैल्वेनोमीटर था ना बेटा, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट था, तो इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हल्का सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन आसान रहती है। ठीक है, इससे सीयूईटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए में भी पूछे जाते हैं, जेईई और नीट में भी पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ें। जी हाँ, देखो ध्यान से, अब दूसरा गैल्वेनोमीटर में से वोल्ट मीटर बनाना, लेकिन उससे पहले मैं आइडियल वोल्ट मीटर की बात कर देता हूं कि अगर जो सही वाला वोल्ट मीटर होगा, एकदम प्योर अच्छा वाला वोल्ट मीटर, ठीक है, वो अच्छा वाला वोल्ट मीटर हमारे पास होता तो क्या खास बात होती उसकी। इससे पहले मैं बताऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वोल्ट मीटर का यूज क्या है, वोल्ट मीटर का यूज क्या है, कब हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं, कब हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं, बताओ मुझे, कब हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं, बताओ, किसी में है दम तो बताए मुझे आंसरम, आंसरम। ये एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिख दूंगा। मेजरिंग वोल्टेज, मेजरिंग वोल्टेज, मेजरिंग वोल्टेज, बहुत बढ़िया, मेजरिंग वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। अब किसको याद है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ये चीज किसको याद है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, याद रखना, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है।
वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और इसमें से करंट, वोल्टमीटर में से करंट फ्लो ना हो, इसलिए आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है ना, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो इनफाइनाइट लेते हैं कि भाई इसमें से जरा सा भी करंट फ्लो ना करे, जितना मैक्सिमम करंट होना बेटा, इसमें से जरा सा भी करंट फ्लो ना करे, मैक्सिमम करंट हो बेटा वो यहीं से पास हो जाए, यहीं से पास हो जाए, इसी रेजिस्टेंस में से पास हो जाए। ठीक है, इस वजह से तो याद रखना, डायग्राम ड्रॉ करता जा रहा हूं, शब्दों में बात नहीं बता रहा हूं, अरे ये चीज पता होती है। वोल्टमीटर बेटा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, क्या करने के लिए? वोल्टेज नापने के लिए, वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। ओके, शानदार, बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब आ जाओ मेरी बात पे, हमारे पास क्या वोल्टमीटर है? नहीं गुरुजी, हमारे पास क्या है? ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं बेटा। अरे ऐसा नहीं, कुछ तो होगा ना। हाँ सर, आज की क्लास के लिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ऐसा मान सकते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा था, मान लीजिए आई, इसमें से करंट फ्लो कर, मतलब करंट वापस गया होगा, मान लीजिए आई। ठीक है, अब इसके साथ पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा, ये बात भी हमें पता है, इसके साथ पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा, ये बात भी हमें पता है, लेकिन क्या, कैसे? हमारे पास तो वोल्टमीटर नहीं है, तो हमने क्या किया पता है? वोल्टमीटर नहीं हो तो क्या हुआ भैया जी? वोल्टमीटर नहीं है तो क्या हुआ भैया जी? हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया गैल्वेनोमीटर, और अब बेटा सीरीज में ज्वाइंट कर दिया एक लार्ज मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस, लार्ज मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस। अब बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस जैसे ही तुम ज्वाइंट करोगे, करंट क्या बोलेगा? अरे भाई साहब, नीचे तो खतरा है, कितना बड़ा रेजिस्टेंस। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इतने रेजिस्टेंस की बात करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ इतने रेजिस्टेंस की बात करोगे ना, कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? देखो ध्यान से, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा हमारे लिए वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर रेजिस्टेंस फॉर दिस वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा? बहुत बड़ा यार, आर, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस करके आर लार्ज, तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इनफाइनाइट तो नहीं, लेकिन उसके आसपास या उतना बड़ा मान सकते हो, तो हल्का फुल्का बड़ा मान सकते हो। तो करंट बोलेगा ना मुन्ना ना, मैं नीचे से नहीं जाऊंगा। हाँ, हल्का फुल्का चला जाएगा, मान लीजिए हल्का फुल्का IG जितना चला गया। अगेन बेटा वेरी स्मॉल, और हमें यही तो चाहिए था कि स्मॉल करंट जब तक गैल्वेनोमीटर में से पास होगा, गैल्वेनोमीटर फटेगा नहीं। गैल्वेनोमीटर की औकात उतनी नहीं है कि बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करवा सके, लेकिन उसने अपना रास्ता चुन लिया, रास्ता चुन लिया। देखो बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का करंट उसमें से फ्लो करवाया, बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का करंट उसमें से फ्लो करवाया। हाँ जी, ठीक है। तो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का करंट ऊपर में से चला गया होगा, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का करंट ऊपर में से चला गया होगा, कितना? I माइनस IG जितना, I माइनस IG जितना। ओके, बढ़िया यार। अब इसी के अक्रॉस हमें निकालना होता है वोल्टेज, इसी के अक्रॉस हमें निकालना होता है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज जो भी गैल्वेनोमीटर का होगा, जो भी यहां पर रीडिंग आएगी, वही एक्सटर्नल वाले की आएगी, वही एक्सटर्नल वाले की आएगी। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना कि वोल्टेज कैसे नापते हैं। तो वोल्टेज V नापा जाता है यहां से, जो इसका वोल्टेज होगा वही ऊपर वाले 2 पॉइंट का वोल्टेज होगा, वही ऊपर वाले 2 पॉइंट का वोल्टेज होगा। तो इसका वोल्टेज लिखने का तरीका है, इसका वोल्टेज लिखने का तरीका है, वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो कर रहा है? IG, किस किस में से? G प्लस R लार्ज। बस ये एक फॉर्मूला है, इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक फॉर्मूला इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस ये एक फॉर्मूला इसके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बस याद रख लेना, याद रख लेना। गैल्वेनोमीटर में से चाहे ए मीटर पूछ ले, गैल्वेनोमीटर में से चाहे वोल्ट मीटर पूछ ले, जितनी बात तुम्हें अच्छी तरीके से बताई है उतनी बात तुम अच्छी तरीके से समझा के आ गए वहां पर, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, 30 सेकेंड, यू हैव 30 सेकेंड। 2 ही फॉर्मूले, वोल्टेज कितना होगा, उसका रीडिंग कितना होगा? तो सर IG G प्लस R, रेजिस्टेंस जो हमने एक्सटर्नल ज्वाइन किया ना वो। पता है इससे एक मोरल ऑफ द स्टोरी भी निकलती है, मैं तुम्हें पूछता हूं अभी, रुको एक बार, पहले लिख लो अच्छे से। I माइनस IG क्यों किया? ये एक्सटर्नल वाले में से फ्लो किया, ये इस वाले में से फ्लो किया, ठीक है।
IG क्या है? गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाले करंट को हम IG लिखते हैं, गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस को हम G लिखते हैं, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम G बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, पता है गैल्वेनोमीटर को ये बात पता है कि मेरे अंदर से अगर बड़ा करंट फ्लो करेगा तो मैं फट जाऊंगा। मैं छोटे करंट के लिए ही बना हुआ हूं, लेकिन फिर भी उसके साथ में कोई जुड़ गया तो वो बड़े बड़े करंट को भी नापने के लिए सक्षम हो गया। उसको पता है बहुत बड़े वोल्टेज के साथ मुझे ज्वाइंट कर देंगे तब मैं फट जाऊंगा, तब मैं जल जाऊंगा, तब मैं मर जाऊंगा, लेकिन कोई साथी मिल गया तो बड़े बड़े वोल्टेज को भी मेजर करने के लिए सक्षम हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है मेरे दोस्त, बताना तुम मुझे टैग करके। आ जाओ, अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिखना है, यहां पर लिख देना ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन होंगे। केस स्टडी लिखा हुआ है क्या? कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। बेस्ड क्वेश्चंस कब पूछा गया था? 2026 में पूछा गया था। ये रहा 2026, सीबीएसई ने 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो, अगर मैं बताता हूं कि अगर बेटा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो ना, तब तुम्हें पढ़ना चाहिए वापस केस पूरा का पूरा। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ गया और ताजा ताजा ही है कि ये कंसेप्ट तो भी पढ़ा हुआ है, तब तुम्हें केस में उलझना नहीं चाहिए, तुम्हें सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी नजरों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि torque on a coil remains constant irrespective of coil's orientation during the rotation due to, ये क्या लिखा हुआ है भाई? टॉर्क ऑन अ कोयल रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये टॉर्क है ना, टॉर्क की वैल्यू क्या थी? NIAB, ये कांस्टेंट रह रही है। ये कांस्टेंट कैसे रह सकती है जबकि इसका एक्चुअल फॉर्मूला तो क्या था? इसका एक्चुअल फॉर्मूला था टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो ये साइन थीटा वाला पार्ट है ना बेटा, वो साइन थीटा वाला पार्ट हट गया है, NIAB साइन 90 हो गया है, और साइन 90 की वजह से पूरा फैक्टर हट जा रहा है। इस वजह से ये चीज है बेटा कांस्टेंट रह पा रही है। तो इनमें से बताना है कि किसकी वजह से वो साइन 90 हुआ, किसकी वजह से वो साइन 90 हुआ और वो फॉर्मूले में से हट गया। बताओ इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा? तनिष, तनिशी, अक्षरा, सुब्रीत। बहुत बढ़िया। अभी हम पढ़ के गए थे भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं, बहुत सिंपल सोबर कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बताया था ना वही आएगा। हाँ जी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड समझी थी ना हमने ये बातें। ये कोयल थी और हर जगह पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, हर जगह पे एंगल कितना बन रहा था? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। किसकी वजह से था? यहां पर एक N ऐसे कनेक्टेड था और दूसरी तरफ एक ऐसा S कनेक्टेड था, इस वजह से। तो हम बोलेंगे सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बहुत बढ़िया। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। बेस्ट वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बता देता हूं, 5/I आता है। 5/I का फॉर्मूला था NAB डिवाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के या टॉर्जनल कांस्टेंट C, ऐसा भी लिख सकते हो। बताओ इनमें से क्या ऑप्शन आएगा? बताओ इनमें से क्या बेस्ट आएगा? नंबर लिखते जाना, 1 2। किसके लिए आप आंसर बता रहे हो? किसके लिए आप आंसर बता रहे हो? 1 2 कौन से वाले क्वेश्चंस के लिए आप आंसर बता रहे हो वो लिखते जाना। बॉडी बन रही है आजकल, तुमने देखा, नोटिस किया मेरा? देखो नंबर ऑफ टर्न से भी बढ़ा सकते हैं लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे ना बेटा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था, वोल्टेज सेंसिटिव इफेक्ट होता, तो ये बेस्ट वे नहीं है। अगर बेस्ट वे नहीं पूछा होता ना तो ए ऑप्शन को भी हम टिक कर सकते थे, लेकिन बेस्ट वे है, इसी वजह से हम बी को टिक करते हैं कि एरिया ऑफ कोइल बढ़ा दीजिए या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए। ये बेस्ट वे है, ये बेस्ट वे है।
इस वजह से हम बी को टिक करते हैं। ये ट्रू है, लेकिन बेस्ट वे पूछा ना, इसलिए हम इसको परफेक्ट वाला आंसर का नहीं मानते, मतलब सही नहीं मानते। सही तो है लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं मानते हैं। ये सही तो है लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं मानते। ठीक है, इसमें भी आएगा बी। तीसरा क्वेश्चन नजरों के सामने है। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर हैज अ कोयल विथ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ और क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स 15 है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? 15 है। ओके, नो प्रॉब्लम। और रोटेटिंग ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.25 टेस्ला है। तो बताइए टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कोयल व्हेन करंट इज 5 एम्पियर। जब करंट 5 एम्पियर होगा तब इसमें से टॉर्क कितना फ्लो करेगा? तब इसमें से टॉर्क कितना फ्लो करेगा? बताओ, ये चीज बतानी है आपको। टॉर्क टाउ की वैल्यू बतानी है। टॉर्क टाउ की वैल्यू बतानी है। NIAB वाली वैल्यू बतानी है। N की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 50। करंट कितना फ्लो कर रहा है? किधर गया रे? 5 एम्पियर। एरिया कितना है? 4 × 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.25। 0.25 × 4 1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 हो जाएगा। 5 5 250, 250 और ये 1 बिंदु उड़ा दिया, 10⁻²। 0.25 मेरे ख्याल से तो आ रहा है। 0.25 डी ऑप्शन। जी हाँ, डी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। देखो इन सारे क्वेश्चंस में ना पेशेंस चाहिए। अगर तुम हड़बड़ाहट करोगे ना, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कि भाई तुम्हें एकदम लॉलीपॉप सारी चीजें पता चलती जा रही है। बस कोशिश ये करो कि पेशेंस के साथ ये चीज किया करो, पेशेंस के साथ चीजें किया करो। ठीक है, अपना बेस्ट एफर्ट्स डालना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से चीजें किया करो। कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। चलेगा अगर एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा तो, लेकिन नहीं चलेगा अगर पेपर के टाइम पे तुम्हें जो आता था वो तुम गलत करके आ गए तो। फील किया होगा ना, क्लास 10th में आपने ऐसा किया होगा, ये फील भी किया होगा आपने कि बोर्ड्स के पेपर के समय पे कोई चीज तुम्हें पहले से आती थी और उस चीज के लिए भी तुम गलती करके मार्क्स कटवा के आ गए। ऐसा हुआ था कभी कि नहीं हुआ था? कभी हुआ था कि नहीं हुआ था? तो याद रखना बेटा, जल्दबाजी मत करना यहां पर। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन आया जो गैल्वेनोमीटर में से वोल्टमीटर करने के लिए। देखो यहां पर गैल्वेनोमीटर की एक कोयल है, रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 15 ओम। तो यहां पर जो चीज दे रखी है ना वो पहले लिख लेता हूं कहीं पे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है बेटा 15 ओम। ओके, और क्या है? मीटर शोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट 3 मिली एम्पियर। पूरा करंट बेटा 3 मिली एम्पियर का है, तो 3 मिली एम्पियर। मिली को 10⁻³ लिख लेता हूं। ओके, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर में से वोल्टमीटर करने का ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करें। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करें, ये क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर में से वोल्टमीटर के कन्वर्जन का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, और कितना वोल्टेज नापना है? वोल्टेज कितना नापना है? 0 से 12 वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए? 12 वोल्ट होना चाहिए। फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो मैं 12 वोल्ट की बात करूंगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बात हो रही है इस वजह से। ओके, खत्म हो गया। आपको याद हो तो मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ करवा के बताया था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होगा और उसके साथ ये गैल्वेनोमीटर और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लार्ज जो होता है ना वो ज्वाइंट किया जाता है, और इसी की वैल्यू हमें पूछी गई है। ओके, ये रहा वो जो एक्सटर्नल होता था ना वो ये रहा। ठीक है, आपको याद है कि इनमें से कुछ करंट फ्लो करेगा IG, इनमें से कुछ करंट फ्लो करेगा IG। ठीक है, और हमें इसी पोटेंशियल को चाहिए तो हम सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। V = IG G + R लार्ज।
कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है? 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट मीटर कितना है? वोल्टेज 12, 3 इंटू 10⁻³ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 15। आर लार्ज निकालना है आपको, तो इसको आर लिख देता हूं। 3 चौकी 12, -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4000, 4000 माइनस करके 15 इज इक्वल टू आर। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? मेरे ख्याल से 3985 वाला ऑप्शन बन रहा है। 3985 क्या है समझ में? पक्का गैल्वेनोमीटर में से वोल्ट मीटर को अगर क्वेश्चन पूछे तो ये फॉर्मूला याद आएगा क्या? उस समय पे याद आएगा। देखो अभी तो तुम्हें याद है, लेकिन उस समय तक याद आएगा, ये भूल नहीं पाओगे ना। V इज इक्वल टू करके भूल नहीं जाओगे ना? भूल नहीं जाओगे ना मुन्ना, भूल नहीं जाओगे ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा, 4 हो गए ना। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है, वो शायद गैल्वेनोमीटर में से वोल्ट मीटर वाला है। हाँ जी, मैंने सही सोचा था, गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर वाला क्वेश्चन है। ये रहा वो क्वेश्चन। क्या पूछा है इन्होंने कि गैल्वेनोमीटर ऑफ अ कोइल जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ 5 मिली एम्पियर। तो ये IG की वैल्यू दे दी तुम्हें 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में ज्यादातर होगा ना बेटा, वो IG ही होगा, याद रखना। छोटा करंट इसी में से फ्लो किया जाता है। ये G की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी 20 ओम। ओके, अब क्या है? कन्वर्ट इनटू अ ए मीटर ऑफ अ रेंज। ए मीटर की रेंज कितनी है? 10 एम्पियर तक। ठीक है, ये I की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना होगा जो इसके साथ शंट के रूप में ज्वाइंट किया जाएगा? क्या आएगा भाई? डायरेक्ट या तो फॉर्मूला भी बता सकता हूं, या तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। ये गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में ज्वाइंट किया जाता था ऐसा एक रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट बोलते थे। ठीक है, ये शंट S लिखते थे, इसमें से फ्लो करने वाला करंट IG बोलते थे, यहां से फ्लो होने करंट I माइनस IG बोलते थे। और दोनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, इसलिए हम लिखा करते थे VG इज इक्वल टू VS। VG यानी IG इंटू G, और यहां पर I माइनस IG इंटू S। ठीक है, हमें शंट की वैल्यू निकालनी है। IG कितना है? IG है बेटा 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10⁻³ G की वैल्यू कितनी है? कैपिटल G की वैल्यू है बेटा किधर गया? 20 ओम। ये 20 ओम। I माइनस IG, I कितना है? 10। अब 10 में से बेटा 5 इंटू 10⁻³ निकालोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा, इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि 10 एम्पियर में से 5 इतना सा तो निकालना है, 10⁻³ वाला निकालना है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 10 को हम 10 ही लिखेंगे, तो 10 यहां पर 20, यहां पर 5 इंटू 10⁻³ और ये शंट S। देखो ये 10 और 20 में से मिंडू कैंसिल आउट, 5 2 10, 10 और 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा 10⁻²। तो S इज इक्वल टू 10⁻² ओम, इसका आंसर आ जाएगा। 10⁻² यानी 0.01 शुड बी कनेक्ट इन अ सीरीज और पैरेलल। बताओ एक बार, C और D। C और D, G कौन सा? C आएगा, जो कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये रेजिस्टेंस है बेटा, वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। शंट है बेटा, वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए। दोनों का एक एक क्वेश्चन करवा दिया हमने, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ लिया। आज मैंने एक अच्छी चीज सुनी थी, वो तुम्हें सुनाता हूं, रुकना। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं एक अच्छी चीज मैंने सुनी है, वो तुम्हें सुनाता हूँ, रुकना। पता है क्या? आज अगर हार में
महसूस हो रही हो तो खुद से एक सवाल पूछना कि क्या तुमने अपनी ये कब की बात है पता है? कि अगर जीवन में ऐसा बहुत ज़्यादा हताश हो रही हो, कभी ऐसा लग रहा हो कि यार मैं बहुत कुछ करने के बाद भी, मेरे एफर्ट्स डालने के बाद भी मैं जीत नहीं पाया, मैं हार गया, तब जब कभी भी ऐसा फील हो ना, तो उस टाइम के लिए मैं ये बात बहुत सुनता हूँ और तुम्हें भी आज बताता हूँ। देखना, बहुत बहुत प्यारी चीज़ है, कार्टून की बात है, एनीमे की बात है, लेकिन सुनना इस बात को। पार्थ, आज अगर हार महसूस हो रही हो तो खुद से एक सवाल पूछना कि क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की। अगर जवाब हाँ है तो तुम कभी हार नहीं सकते। ये दुनिया सिर्फ शोर मचाना जानती है, लेकिन तुम्हारी खामोश मेहनत तुम्हें बड़ा बनाएगी। कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो, बस आज अपने इरादों में मिलावट मत होने देना। लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, तुम्हें कमजोर भी समझेंगे, पर उन्हें क्या पता कि तुम टूटे नहीं हो बल्कि खुद को नए सिरे से गढ़ रहे हो। बस अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि सूरज को भी चमकने के लिए पहले अंधेरे से लड़ना पड़ता है। क्या सुंदर बात है, मतलब क्या सुंदर बात है। मतलब नहीं, मुझे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बस ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर जीवन में ऐसा बहुत बार लग रहा हो कि यार कितने एफर्ट्स डालूं और कितने करना होगा और क्या करना होगा, तुम्हारा कोई दोस्त है वो बहुत शोषा करके जा रहा है तुम्हारे सामने कि इतने मार्क्स ला दिए, इतना कर दिया, वो कर दिया, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ले दिखा दी ना साइंस ने औकात, निकल गई ना तेरी हवा, निकल गई ना हवा, देख रहे हो। मतलब कभी ऐसा कंपटीशन कहीं पे हो रहा हो, कोई ह्यूमैनिटीज वाला, कोई कॉमर्स वाला, कोई साइंस वाला ही तुम्हें ऐसे धिक्कार रहा हो, तुम्हें समझा रहा हो, तुम्हें डरा रहा हो, तुम्हारे सामने शो ऑफ कर रहा हो और तुम उसके सामने कमजोर दिख रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सही में बता रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दुनिया को लगने दो कि तुम कमजोर हो। उनको ये नहीं पता तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो, उनको नहीं पता तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो। इसलिए बता रहा हूं, करते जाओ, ठीक है, करते जाओ, रेस्ट लो, सोचो, वापस उठो, वापस काम पे लग जाओ। एक और बार सुनाता हूं ये चीज, क्योंकि मुझे मन नहीं भरता ये चीज सुनने में, ठीक है। एक बार वापस सुनाता हूं कि अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो, कोई भी चीज हो सकती है, मैं बात नहीं कर रहा हूं मार्क्स की, मैं बात नहीं कर रहा हूं क्वेश्चंस की, सिर्फ इतनी बात नहीं है बेटा, ये पूरे जीवन की बात है। कहीं भी कोई तुम एफर्ट्स लगा ले, वो चीज प्राप्त नहीं हो रही, वो चीज मिल नहीं रही है, तो ये बात जरूर सुनना। आज अगर हार महसूस हो रही हो तो खुद से एक सवाल पूछना कि क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की। अगर जवाब हाँ है तो तुम कभी हार नहीं सकते। ये दुनिया सिर्फ शोर मचाना जानती है, लेकिन तुम्हारी खामोश मेहनत तुम्हें बड़ा बनाएगी। कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो, बस आज अपने इरादों में मिलावट मत होने देना। लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, तुम्हें कमजोर भी समझेंगे, पर उन्हें क्या पता कि तुम टूटे नहीं हो बल्कि खुद को नए सिरे से गढ़ रहे हो। बस अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि सूरज को भी चमकने के लिए पहले अंधेरे से लड़ना पड़ता है। मंजिल मिले या ना मिले, पर तुम्हारा संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि खुद को आईने में देखकर कह सको कि तुमने हार नहीं मानी। पार्थ, आज अगर ठीक है, तो इस चीज को मतलब सुनना, तुम भी याद रखना, बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, आखिरी एक या दो क्वेश्चन है, एक बार इसको खुद से करते हैं, चलो दोनों साथ में करते हैं। क्या है एक बात कि असरेशन दे रखा है कि सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है ना बेटा, मूविंग इन अ कोइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में ओनली देखना, ये ओनली इफ ऐसे वर्ड्स है ना बेटा, यहां पर पूरा का पूरा रुख बदल देते हैं, तो ऐसे वर्ड्स पे ध्यान देना है। ये क्या बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये सॉफ्ट आयरन कोर है ना, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, वो क्या काम करती है, वो काम करती है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो और डज नॉट इफेक्ट, ये उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करती है। मैंने आपको जबकि बताया था कि सॉफ्ट आयरन कोर है, वो क्या काम करती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाती हुई, मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से लिंकेज करती है, अच्छे से लिंकेज करती है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करती है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करती है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। ओके, तो असरेशन भले ही दिखने में बहुत सही है, लेकिन ये बता रहे कि नोट अफेक्ट नहीं बेटा, अफेक्ट करेगा, इस वजह से पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा रीजन भी बताया गया है कि ना मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, अ प्लेन ऑफ अ कोइल इज ऑलवेज
परपेंडिकुलर। देखो सुनने में ये बात भी ट्रू लग रही है लेकिन ये है गलत। क्यों, मैं बता रहा हूं। इन्होंने बताया प्लेन ऑफ अ कोइल। बेटा प्लेन ऑफ अ कोइल अगर परपेंडिकुलर होगी, देखो ये प्लेन ऑफ अ कोइल, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो। हाँ, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ, तो अगर, अरे हाँ क्या बेटा, साइन जीरो हो जाएगा तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, साइन 90 डिग्री होना चाहिए। तो प्लेन नहीं बेटा, उस प्लेन का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा होता है। ऐसे कोइल ऐसे है, कोइल ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर बाहर निकलता हुआ और ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहां पर थीटा 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर थीटा 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये जो बता रहे हैं उन हिसाब से तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से ये चीज गलत हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा गलत है। दिखने में एक तरह से दोनों सही है लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो याद रखना ये छोटी छोटी गलतियां हो सकती है। आज देख रहे हो हर एक क्वेश्चन में मेलोडी है। क्यों मेलोडी? 2026 में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर में, सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन ये रहा, आखिरी क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इसका आंसर आप खुद एक बार दीजिए मुझे, मैं यहीं खड़ा हुआ हूं, फिर मैं इस एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर सही रहा तो, मतलब अगर आपका सही रहा तो कोई बात ही नहीं है, नहीं सही रहा तो मैं बताऊंगा। डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। 5 इज प्रोपोर्शनल टू I। ये सही है या गलत है? और दूसरा, द कोइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि वहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा कि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री तो साइन वाला फैक्टर हट जाएगा। ऐसे टॉर्क जैसे K5 लिखा था ना हमने, K5 इज इक्वल टू NIAB, और साइन 90 वाला पार्ट हट जा रहा है ना, इसलिए ये प्रोपोर्शनलिटी हो पा रही है, इसलिए वो प्रोपोर्शनलिटी हो पा रही है। क्या लगता है तुम्हें? एक तरीके से देखे तो गलत भी बोल सकते हो, एक्सप्लेनेशन नहीं है पूरा का पूरा, लेकिन मेरे नजरिए से तो ये सही है। मतलब हम एक ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं आगे कि सर एक्सप्लेनेशन भी सही है, हम इस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगर ये रेडियल नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, तब 5 प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता, 5 प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट I नहीं होता। इसलिए बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से यही सेम क्वेश्चन CUET में भी आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन है ना बेटा, CUET में भी आया हुआ है। मतलब ऐसा एक क्वेश्चन CUET में भी था, मुझे याद है। अब कौन से साल में वो याद नहीं है, शायद 2023 या 24 की बात होगी, लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन एक CUET में भी आया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन है कि जो मैं तुम्हें होमवर्क में देना चाहता हूं। एक ये क्वेश्चन हो जाएगा, चलो अभी करके दिखा दो, अभी करके खत्म करो, इसमें ABCD फटाक से बता दो। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू A मीटर डिजायर्ड रेंज बाय दिस कनेक्टिंग। अगर गैल्वेनोमीटर को A मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए? बताओ क्या चाहिए, फटाक से बता दो, अरे जल्दी बता दो। बी है? अरे A मीटर में कन्वर्ट करना है भाई, डायग्राम याद रहना चाहिए उस टाइम पे। गैल्वेनोमीटर में से A मीटर में कन्वर्ट करना है, स्मॉल इन रेजिस्टेंस और किस में, पैरेलल में ज्वाइंट करना है। इसी को शंट बोला करते थे, इसी को शंट बोला करते हैं। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, 2025 में पूछा गया था। आखिरी क्वेश्चन 2026 का है, वो तुम्हें होमवर्क में देके जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां तक कोई भी डाउट हो बेटा तो पूछ लीजिए मुझे, मैं बताता हूं इस चैप्टर के कितने टॉपिक थे। इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा है? आपने सीखा है फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड में आपने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा था मेन तो, और इसी की एप्लीकेशन पढ़ी थी। दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, ACL पढ़ा था। एक अध्याय ये हुआ था। दूसरा अध्याय क्या था? किसी को याद हो तो बता देता हूं, दूसरा अध्याय क्या था? सर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। तो
तो यहां पर हमने जो मेनली चार्ज की बात की थी ना बेटा, वो ये वाला था कि फोर्स मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये एक फोर्स था, ठीक है। इसके अलावा हमने लोरेंट्स फोर्स भी पढ़ा था, लोरेंट्स फोर्स एफ एम प्लस एफ ई की बात समझा रहा था मैं, एफ एम प्लस एफ ई की बात हमें समझा रहा था, ठीक है। इसके अलावा हमने वायर के लिए भी बात की थी कि अगर वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ था। फिर दो पैरेलल वायर वाले की भी बात की, एक पैरेलल वायर ऐसे, एक पैरेलल वायर ऐसे, तो दोनों के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसकी बात भी हमने की थी, ठीक है। अब जब हम दूसरे टॉपिक की ओर स्विच हो रहे थे ना, तब हमने मोमेंटम की बात की, तब हमने मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी कि जब हम गैल्वेनोमीटर की तरफ आ रहे थे, गैल्वेनोमीटर की तरफ आ रहे थे, तब हमने कोयल की बात कर ली थी बीच में, किसकी? कोयल की, कि ये कोयल है बेटा, एक ऐसे कोयल है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी राइट एज एन आई ए, यहीं पे हमने टॉर्क का फॉर्मूला भी सीख लिया था कि अगर कोई लूप रखा हुआ है इसमें, अगर कोई लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी, या ऐसे एम बी साइन थीटा, और यहीं पे हमने सीखा था क्या? एन आई ए बी साइन थीटा। अब ये इसमें आगे बाकी गैल्वेनोमीटर पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट समझा है। तो ये 3 अध्याय हुए इस चैप्टर के। हाँ, चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब आगे आने वाले जितने भी चैप्टर से बेटा बहुत छोटे छोटे चैप्टर, मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन इनकी कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। जो हमने शुरुआत में पढ़े ना, वो बहुत बहुत बड़े बड़े चैप्टर थे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, कितना बड़ा चैप्टर। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, कितनी हद ही नहीं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा कितनी सर्किट्स पढ़ी थी हमने, और ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो 8 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया है। अब बेटा याद रखना कि मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, मैं आपको कुछ सवाल दूंगा। एक किताब आपके पास होनी चाहिए, जो जिसके पास होगी एसएलआर, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी आप सोल्व कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। मतलब मैं तुम्हें एक फ्लो बता देता हूं, सुनना इस बात को, क्योंकि फिजिक्स वो सब्जेक्ट नहीं कि सिर्फ तुम्हें किताबों में से पढ़ के या सिर्फ क्लास में देख के हर चीज पता हो जाएगी। जिस हिसाब से पता चल जाएगी हर चीज, लेकिन जिस हिसाब से पेपर पूछा जा रहा है ना, उस हिसाब से तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तुम्हें कुछ काम प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। क्या है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना बेटा, वो टॉप नॉच है। क्लास का कंटेंट कहीं तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा। पढ़ाने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ा सकता हूं, पढ़ाने के लिए मैं कम भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए काम का है उतना पढ़ाना, वो मैं काम कर रहा हूं कि तुम्हारी एग्जामिनेशन में ऐसे पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, ठीक है। वरना जेई नीट लेवल तक अपन भी जा सकते हैं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है दोस्तों, और जा भी सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में उतने लेवल तक, उतनी डेप्थ में, और जितनी चीजों की जरूरत है उसके साथ आगे बढ़ना है। तो क्लास का कंटेंट बेटा टॉप नॉच है, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा आपको सेल्फ प्रैक्टिस में क्या करना है? क्लास का कंटेंट तो करना ही करना है बेटा, ये मेरे साथ साथ आपका कंप्लीट होता जाना चाहिए। फिर सेल्फ में क्या करना है, वो सारी चीजें मैं बताते चलता हूं, सेल्फ खुद से ये चीजें करनी है। पीसीपी सोल्व किया करो, और टेस्ट दिया करो जो नेक्स्ट टॉपर्स में से तुम्हें मिल रहे हैं, और टेस्ट दिया करो, ये जरूरी है। अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो ना बेटा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तुम ये कर रहे हो। टेस्ट दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना तुम्हें समझ में आया है, ठीक है, बढ़िया। तीसरा मैं एसएलआर किताब सजेस्ट करता हूं। इसके अलावा एक पीवाईक्यूज की एमटीजी करके किताब थी ना, एमटीजी रेफरेंस बुक थी, मैंने कल आपको दिखाई थी शायद, वो पीवाईक्यूज करना। इनमें कहीं भी डाउट आए तो मुझे डीएम कर देना। मैं आपको जब भी फ्री हूँगा तब कोशिश करूंगा कि तुम्हें आंसर दे दूं। अब कोशिश करूंगा होता है, अब ऐसा नहीं कि सर आज 5 मिनट में सोल्व करके दो। बेटा मैं किस स्थिति में हो तुम्हें पता नहीं होता है, मैं किस काम में उलझाऊंगा तुम्हें नहीं पता होता है, बहुत सारा काम होता है। तो जब भी फ्री होगा तो कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्दी से जल्दी आंसर दे दूं या डीएम कर दूं, तुम्हें भी सॉल्यूशन दे के खत्म करो, मतलब तुम्हें भी वो चीज़ बता दूं कि ये है, ऐसा होता है, गाइड कर दूंगा एटलीस्ट में, ठीक है। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन मैं भी तुम्हें चैलेंजिंग के रूप में देते जाऊंगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर तुम्हें बाय हार्ट होने चाहिए। प्रारंभ 1.0 वाले बच्चे के लिए बाय हार्ट होने चाहिए बेटा, होने चाहिए। तुम्हारे बैकलॉग है तो रिवीजन मैराथन्स आएगी, कुछ आएगा, मतलब कुछ ना कुछ प्लान करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, उसमें सारी चीजें बताई जाएगी। लेकिन
कोशिश ये करना है कि जितना आपको क्लास में पढ़ा है वो एकदम तुम्हारा टॉप नॉच हो, वो एकदम तुम्हारा टॉप नॉच हो। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज की बात, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और एक बात जो रहे हमेशा याद, क्या फिजिक्स से नहीं है डरना, तुम्हारे साथ है मास्टर रहीवन रहा। जहां से सब कंफ्यूज होते हैं वहां से आपके मास्टर जी शुरू होते हैं। चलो ठीक है, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना।